फिल्म की शुरुआत टिम से होती है, जो एक गेम डेवलपर है। वो अपने घर पर एक सीरियस मीटिंग में था। अचानक उसकी इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है। जब काम रुकता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। उसे वो पुराना वक्त भी याद आता है जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था क्योंकि उसे किसी प्रॉब्लम के कारण तेज दर्द हो रहा था। फिर अचानक टिम की पत्नी घर लौट आती है। अब टिम उसकी अचानक एंट्री से नर्वस हो जाता है। दोनों नीचे जाते हैं और वहाँ बिल्डिंग मैनेजर से मिलते हैं। वह कहता है कि बिल्डिंग की रिपेयरिंग बस खत्म होने वाली है और जल्द ही बिल्डिंग पर रखे गए कवच भी हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर कहता है कि पोर्ट एरिया में बड़ी फायर लग गई है। अब दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं। टिम की पत्नी उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है जो अभी शॉप से आई है और दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की पत्नी कहती है, चलो पेरिस चलते हैं जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और हमें उस एक्सीडेंट के बाद नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। असल में जब प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, उनका बच्चा मर गया था। टिम कहता है कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन अभी नहीं। फिर उससे कॉल आता है और वह बिजी हो जाता है। दोनों रात को बेड पर लेटे होते हैं लेकिन जाग रहे होते हैं और उसकी पत्नी रो रही होती है। अगली सुबह टिम उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी सामान के साथ तैयार खड़ी है। वो कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अजीब से ईंटों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। उसे शक होता है कि टिम ने ऐसा किया है। वो उसे कहती है कि इन्हें हटाओ। टिम भी चेक करता है लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। टिम की पत्नी खिड़की चेक करती है लेकिन वहीं ईंटें वहां भी लगी होती हैं और पता चलता है कि हर खिड़की पर यही ईंटें रास्ता रोक रही हैं। टिम की पत्नी ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी मदद करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर टिम की पत्नी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन नेटवर्क नहीं होता। टिम वाईफाई चेक करता है लेकिन वो भी पूरी तरह से डेड होता है। दोनों हर जगह सिग्नल ढूंढते हैं लेकिन कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। टिम नोटिस करता है कि जब फोन ईंटों के पास ले जाते हैं तो उसमें कोई अजीब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टिम की पत्नी ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंट तोड़ने की कोशिश करती है। टिम भी मदद करता है लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, बल्कि ईंट पर हल्की सी भी स्क्रैच नहीं आती। वे हर जगह कोशिश करते हैं लेकिन हर जगह वही मजबूत ईंटें होती हैं जो पूरे अपार्टमेंट को घेर लेती हैं। उन्हें हैरानी होती है कि कोई पूरे बिल्डिंग को कैसे ब्लॉक कर सकता है। फिर उन्हें बगल के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों दीवार में एक छेद बनाते हैं और दूसरी तरफ एक औरत और एक आदमी को देखते हैं। आदमी परेशान होता है। वो कहता है कि उन्होंने ये रूम सिर्फ एक रात के लिए रेंट पर लिया था लेकिन अब वो भी फंस गए हैं। हमारा रूम भी पूरी तरह से बंद हो गया है। वो पूछता है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? टिम और उसकी पत्नी जवाब देते हैं कि हम भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जिससे वो आदमी और डर जाता है। टिम की पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुमने रात को कुछ अजीब देखा? वो जवाब देता है कि हम तो सो गए थे लेकिन जब उठे तो घर की ये हालत मिली। औरत भी डर महसूस कर रही होती है। फिर टिम की पत्नी उसे सांत्वना देती है। टिम चेक करता है कि पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। फिर दोनों अपने लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। टिम कहता है कि ये सब किसी वीडियो गेम जैसा है और हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन टिम की पत्नी कहती है कि ये तुम्हारे चीप गेम जैसा नहीं है, ये सच में एक प्रॉब्लम है। और अब दोनों के बीच बहस हो जाती है। जब टिम की पत्नी वहां से चली जाती है तो टिम गुस्से में अपना फोन दीवार पर मार देता है। जब वो बैठा होता है तो उसे दीवार पर कुछ नजर आता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि उसके टूटे हुए फोन का चिप उस ईंट की दीवार पर चिपका हुआ है। उसे समझ आता है कि ये ईंट एक मैग्नेट की तरह काम कर रही है। टिम की पत्नी आती है और पहले हुई बहस के लिए माफी मांगती है। टिम एक चम्मच लेकर दीवार पर चिपकाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है कि दीवार में मैग्नेटिक पावर है। अब दोनों सभी लोहे की चीजें इकट्ठा करते हैं और उन्हें उस दीवार पर लगाते हैं। टिम की पत्नी नोटिस करती है कि मैग्नेटिक पावर चौकोर आकार वाले हिस्से में ज्यादा है, लेकिन फिर वो लोहे की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी तरफ आने लगती है। टिम अपनी पत्नी के साथ नीचे झुक जाता है लेकिन उसकी पत्नी देखती है कि टिम घायल हो गया है क्योंकि कुछ लोहे की चीजें उसकी पीठ में चुभ गई थीं। उसकी पत्नी उन्हें निकालती है और पट्टी करती है। थोड़ी देर बाद फिर से बगल वाले कमरे से औरत की चीख सुनाई देती है। दोनों उस दिशा में भागते हैं और उन लोगों को आवाज लगाते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो दोनों दीवार में बना छेद और बड़ा करने का फैसला करते हैं। फिर वे दीवार तोड़ते हैं और उनके कमरे में चले जाते हैं। टिम के पास एक बैट होता है जबकि उसकी पत्नी के पास पेपर स्प्रे। वे कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि औरत बिस्तर के पास पड़ी होती है। टिम की पत्नी उसे उठाती है और टिम उस आदमी को ढूंढता है। अचानक वह आदमी टिम पर हमला करता है। वो उस पर कूदता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। ये देखकर टिम की पत्नी आकर उस आदमी पर पेपर स्प्रे करती है। टिम उसे मारने लगता है लेकिन वो औरत उसे बचाने के लिए आगे आती है। वो कहती है कि उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मैं खुद गिर गई जब मैं ईंट तोड़ रही थी। शायद दोनों ने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। टिम उस आदमी के हाथ बांध देता है जब तक कि उसका नशा उतर जाए। वो औरत उन्हें अपने बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और मेरे पति का नाम मार्विन है। टिम अपार्टमेंट चेक करता है और एक स्टोर रूम पाता है। वहां से उसे एक बड़ा हैमर मिलता है जिसकी मदद से टिम दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन उठता है और कहता है कि हैमर टूट जाएगा लेकिन ये ईंट नहीं टूटेगी, तो ऐसा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। टिम उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मार्विन हैरान होता है। फिर उसकी पत्नी सब कुछ बताती है और कहती है कि मार्विन को कुछ याद नहीं है क्योंकि वो ड्रग्स लेता है। टिम की पत्नी, जो एक आर्किटेक्ट है, ये आइडिया देती है कि हमें फ्लोर पाथ्स से बेसमेंट तक जाना चाहिए। आगे वो बताती है कि ये बिल्डिंग वॉर के समय की है, तो वहाँ किसी एक्सप्लोजन से बचने के लिए एक शेल्टर जरूर बना होगा जो किसी सब सिस्टम से कनेक्टेड होगा और हम उस रेलवे के जरिए बाहर
निकल सकते हैं। इसीलिए दोनों मिलकर जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। मार्विन कहता है कि कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है और उसे शक है कि बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल हो सकता है। अब आखिरकार वे जमीन तोड़ते हैं और वहाँ एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं और टिम नीचे उतरता है। वो अपने पड़ोसी को बुलाने लगता है जो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन बूढ़ा आदमी एक बंदूक के साथ आता है। वह टिम को ऊपर चढ़ने के लिए धमकाता है क्योंकि वह अपना खाना और जरूरी सामान किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। टिम की पत्नी और बाकी सब उसे समझाते हैं और उसे अपनी प्लान बताते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है और कहता है कि किसी और रास्ते से जाओ। फिर बूढ़े आदमी की पोती आती है। वो कहती है कि अगर सब लोग मिलकर काम करें तो बाहर निकला जा सकता है। अब उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी मान जाता है। सभी लोग नीचे उतरते हैं। टिम मार्विन के हाथ खोलता है और उससे जमीन तोड़ने में मदद करने को कहता है। अचानक टिम को एक डिवाइस दिखती है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें एक कैमरा होता है। वह बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या आपने ये कैमरा लगाया? बूढ़ा आदमी कहता है नहीं और बताता है कि ये बिल्डिंग मैनेजर ने लगाया था। फिर टिम दूसरी जगह जाता है और एक और डिवाइस खोलता है जिसमें भी कैमरा होता है। मार्विन कहता है कि कोई हमारे साथ स्क्विड गेम खेल रहा है और हमें यहाँ ट्रैप कर रखा है, और जो हमें इन कैमरों से देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर है, इस गेम का मास्टरमाइंड। टिम की वाइफ कहती है कि हमें उससे पूछना चाहिए और वह अगले फ्लैट में रहता है। सब लोग मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बिल्डिंग मैनेजर मरा हुआ है। उसके दोनों हाथ काट दिए गए थे और चारों ओर खून फैला हुआ था। उसके हाथ भी वहां से गायब थे। मार्विन को उल्टी आती है और वह वॉशरूम चला जाता है। फिर उसकी वाइफ भी उसके पीछे जाती है। टिम की वाइफ भी डर जाती है। फिर वह उसे शांत करता है, लेकिन वह भी रूम छोड़ देती है। टिम बिल्डिंग मैनेजर का फोन चेक करता है जिसमें इस दीवार की बहुत सारी फोटोज होती हैं। फिर सब लोग जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। टिम की वाइफ उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें उसी आग का जिक्र होता है, जिससे उसे लगता है कि इन सब चीजों का आपस में कोई कनेक्शन है। अचानक जमीन तेज आवाज के साथ टूटती है जिससे टिम, मार्विन और उसकी वाइफ नीचे गिर जाते हैं। टिम की वाइफ नीचे आती है और उसे पकड़ती है। जब मार्विन और उसकी वाइफ भी खुद को संभाल लेते हैं, बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर भी नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। बुजुर्ग आदमी उसे एक गन देता है और कहता है कि तुम अकेले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन उसकी ग्रैंडडॉटर जबरदस्ती उसे ले जाती है। जब वे नीचे रास्ता बनाते हैं तो वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ ऊपर होते हैं। वह अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूरी है और जो आदमी इस फ्लैट में रहता था वह मेरा दोस्त था और मैं कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने आया था। वह पूछता है कि आप लोग जमीन क्यों तोड़ रहे हैं, आपका प्लान क्या है? अब वह उनकी बात सुनकर हंसने लगता है। वह कहता है कि यह ईंटों की दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है और यह एक हाईटेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। टिम पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस थ्योरी का कोई प्रूफ है? यूरी के पास कोई खास जवाब नहीं होता, इसलिए वह अजीब थ्योरीज बताने लगता है। टिम की वाइफ पूछती है कि वह दोस्त कहाँ है जो यहाँ रहता था। यूरी उन्हें अपने दोस्त की डेड बॉडी दिखाता है और कहता है कि वह अचानक गिर गया, शायद उसे हार्ट अटैक आया था और वह भी इन ब्रिक्स पर रिसर्च कर रहा था। सब लोग दुखी हो जाते हैं और वे बात करते हैं कि क्या बाहर सब कुछ बर्बाद हो गया है या नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं। मार्विन, उसकी वाइफ और टिम की वाइफ कहते हैं कि वे बाहर जाने का रिस्क लेंगे, घर में फंसे रहना सही नहीं है। फिर वे सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर पीछे रह जाती है ताकि यूरी के दोस्त का काम चेक कर सके। यूरी कहता है कि मेरा दोस्त भी इस दीवार की टेंशन लेते हुए मरा। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर भी बाकी लोगों के साथ चली जाती है। सब लोग जमीन तोड़ते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें टनल मिलती है और वे दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि उसके पीछे भी वही ब्रिक वॉल है। मार्विन गुस्से में दीवार पर हथौड़ा मारता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। बुजुर्ग आदमी उसे शांत करने के लिए उस पर गन तान देता है। मार्विन कहता है ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक वह गन पकड़ लेता है और दीवार पर गोली चलाता है। गोलियां दीवार के पास जाकर रुक जाती हैं और कंपन करने लगती हैं। टिम चिल्लाता है कि सब नीचे झुक जाओ। सब लोग झुक जाते हैं और गोलियां उनके ऊपर से निकल जाती हैं, लेकिन बुजुर्ग आदमी समय पर नहीं झुक पाता और उसे गोली लग जाती है। उसकी ग्रैंडडॉटर उसके पास जाती है और सभी से मदद मांगती है। मार्विन उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर उस पर चिल्लाने लगती है और अब वहाँ बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। सब लोग यूरी के दोस्त के कमरे में बैठे होते हैं। मार्विन की वाइफ पूछती है कि क्या सबकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो हम सभी को जोड़ता हो? वह कहती है कि जब वह छोटी थी तब वह मुश्किल से मौत से बची थी। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर कहती है कि उसकी माँ की मौत कैंसर से हुई थी। यूरी कहता है कि उसने एक आदमी को मारा था जब वह पुलिस में था। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर कहती है कि सब लोग मार्विन के बारे में जानते हैं जो उसने अभी किया। मार्विन फिर से बुजुर्ग आदमी के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसकी ग्रैंडडॉटर उस पर फिर से चिल्लाती है। अब वे टिम और उसकी वाइफ से पूछते हैं। उसकी वाइफ बोलना शुरू करती है, लेकिन टिम उसे रोकता है। इसके बावजूद वह बताती है कि हमने अपना बच्चा खो दिया था जब वह मेरे पेट में था। टिम एक और कमरे में चला जाता है। उसकी वाइफ भी वहाँ आती है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि जब हमारा बच्चा चला गया तब तुम बस काम में बिजी हो गए और कभी ठीक से बात नहीं की। मुझे सारा दर्द अकेले सहना पड़ा। टिम खुद को शांत करता है और दूसरों से कहता है कि हमें खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें बिल्डिंग मैनेजर के कमरे में कोई प्रूफ ढूंढना चाहिए। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर कहती है कि हमें यूरी के दोस्त का काम भी चेक करना चाहिए, शायद हमें वहाँ से कुछ पता चल सके। अब टिम, मार्विन और उसकी वाइफ बिल्डिंग मैनेजर के कमरे को चेक करने जाते हैं, जबकि टिम की वाइफ और बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर यूरी के दोस्त का काम देखने जाती है, लेकिन यूरी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जब टिम बिल्डिंग मैनेजर का घर चेक कर रहा
रहा होता है तो वह देखता है कि यह कमरा ऊपर वाले कमरे से छोटा है। वह एक दीवार चेक करता है और पता चलता है कि यहाँ एक सीक्रेट रूम है। मार्विन को भी एक रिमोट मिलता है लेकिन उसमें पासवर्ड लगा होता है। वे रिमोट पर पाउडर डालते हैं और फिंगरप्रिंट्स ढूंढते हैं जो 4 नंबर्स पर थे। अब वे 4 नंबर्स का पासवर्ड बनाते हैं। मार्विन की वाइफ कहती है कि वह तब तक बाकी लोगों को बुला लाती है। दोनों को यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड उसके कमरे से मिलता है। कार्ड से पता चलता है कि वह नैनो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। वह एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ था जो नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करती थी, मतलब खतरे से बचाने वाली टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज में। वे यूरी से सवाल करते हैं लेकिन वह कहता है कि उसने कभी अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उसे बस इतना पता है कि उसका दोस्त प्रोग्रामर था। वे आगे सर्च करते हैं और उसका दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटे हुए मिलते हैं। यूरी कहता है कि जब भी उसके दोस्त को कुछ समझ नहीं आता था तो वह चीजों को दीवार पर मारकर तोड़ देता था। उन्हें एक पेपर मिलता है जिस पर एक कोड लिखा होता है। शायद यह कोड दीवार खोलने का था। यूरी हंसते हुए कहता है खतरनाक रेज अंदर आ जाएंगी और सबको मार देंगी अगर दरवाजा खुला। मार्विन की वाइफ आती है और कहती है कि उन्होंने कुछ खोजा है। टिम की वाइफ और यूरी ऊपर जाकर चेक करने जाते हैं जबकि बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर यहीं रहकर और रिसर्च करती है। टिम अलग अलग पासवर्ड ट्राई करता है और एक पासवर्ड पर सीक्रेट डोर खुल जाता है। जब वे अंदर जाते हैं वहाँ कंप्यूटर्स होते हैं जिन पर उनके सभी कमरों में लगे कैमरास की फुटेज चल रही होती है। वे टिम और उसकी वाइफ का रूम चेक करते हैं और ब्रिक्स वॉल के फैलने का एग्जैक्ट टाइम पता करते हैं। यह दीवार पूरे बिल्डिंग पर फैल रही थी जैसे कोई डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ हो और यह एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी थी। बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर यूरी के दोस्त की डेड बॉडी चेक करती है। जब वह उसका स्कार्फ हटाती है तो उसे गला दबाने के निशान दिखाई देते हैं। दूसरी ओर वे यूरी के दोस्त का रूम चेक करते हैं जहां उसकी डेड बॉडी फ्लोर पर पड़ी होती है। जब वे यूरी से उसकी मौत के बारे में पूछते हैं तो देखते हैं कि यूरी वहां नहीं होता। मार्विन उसे ढूंढने जाता है और वे वीडियो देखते हैं जिसमें यूरी का दोस्त फोन लेकर इस दीवार के पास जाता है और वहां लाइट 3-4 बार फ्लैश करती है और पता चलता है कि यूरी का दोस्त इस ब्रिक वॉल को खोल चुका था। मार्विन यूरी का रूम ढूंढते हुए जाता है और देखता है कि यूरी अपने दोस्त का सारा काम जला रहा है। टिम और बाकी लोग भी वह फुटेज देखते हैं जब यूरी अपने दोस्त का गला दबा रहा होता है। मार्विन देखता है कि बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर भी बेड के पास मरी पड़ी है। वह यूरी पर चिल्लाने लगता है लेकिन यूरी कहता है कि वह यह सब सभी की जान बचाने के लिए कर रहा है। टिम एक गन लेकर आता है और देखता है कि यूरी मार्विन का गला दबा रहा है। फिर यूरी टिम पर हमला करता है और उसे गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है। मार्विन उठकर यूरी को लात मारता है और टिम की जान बचा लेता है। बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। वे कहते हैं कि यूरी को मत मारो, शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता पता हो। टिम उसे बेहोश कर देता है और कुर्सी से बांध देता है। अब ये सभी लोग बुजुर्ग आदमी की ग्रैंडडॉटर की मौत से बहुत दुखी होते हैं। मार्विन की वाइफ सोचती है कि यूरी ने अपने दोस्त को इसलिए मारा क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वे जले हुए कागज पर कोड देखते हैं जबकि मार्विन की वाइफ और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो देखने जाती है। जले हुए कागज से पता चलता है कि यह कोड एक तरह का सीक्वेंस है जो एक स्पेसिफिक कोड की तरफ इशारा करता है, जैसे यह ब्रिक वॉल इस बिल्डिंग पर सीक्वेंस में लगी है। टिम की वाइफ यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है। इससे पता चलता है कि उसकी कंपनी का एड्रेस वही जगह है जहां बहुत बड़ी आग लगी थी। वह यूरी को जगाती है और पूछती है कि तुम्हारे दोस्त ने ब्रिक वॉल कैसे खोली थी। यूरी कहता है कि बाहर सब कुछ डेंजरस है और वे अंदर सेफ हैं। टिम उसे डराने के लिए पास में गोली चलाता है और पूछता है कि क्या यह दीवार तुम्हारी कंपनी ने बनाई है और क्यों। यूरी कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि यह दीवार एक डिफेंस सिस्टम के जरिए बनाई गई है ताकि हर तरह के हमलों से बचा जा सके। टिम की वाइफ पूछती है कि अगर बाहर सब कुछ डेंजरस है तो तुम्हारा दोस्त बाहर क्यों जाना चाहता था। यूरी बताता है कि मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा था कि फायर की वजह से उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस पर मार्विन कहता है कि वह सही सोच रहा था और हमें भी उस पर विश्वास करना चाहिए। मार्विन की वाइफ बताती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। टाइम कहता है कि वह एक ऐप बना रहा था प्रोग्रामिंग के जरिए जो ब्रिक वॉल को खोल सके। वे देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिए थे। वे टूटे हुए फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। उन्हें समझ आता है कि फोन एक की है और दीवार पर जो स्क्वायर शेप वाले हिस्से हैं वो सब लॉक्स हैं। यूरी के दोस्त ने फोन की फ्लैश का यूज किया था जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और दरवाजा खोला था। टिम ऐप को ठीक करता है और वे ब्रिक वॉल के पास जाते हैं। वे ऐप चलाते हैं और रैंडम ऑर्डर में क्लिक करते हैं जिससे फोन की फ्लैश ऑन होने लगती है और दीवार भी बदलने लगती है जैसे कोई रास्ता मिल रहा हो। मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर हाथ डालती है और कहती है कि मुझे गर्मी महसूस हो रही है। फिर वह घबरा कर कहती है कि अब मेरा हाथ बाहर नहीं आ रहा और कोई चीज मुझे खींच रही है। वे उसे खींचते हैं लेकिन मार्विन की वाइफ दीवार के अंदर जाने लगती है। फिर दीवार बंद हो जाती है और केवल मार्विन की वाइफ का आधा शरीर ही उनके पास गिरता है। मार्विन उसकी मौत से दुखी हो जाता है। यह देखकर यूरी हंसने लगता है। मार्विन गुस्से में यूरी को गोली मार देता है और फिर खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। अब सिर्फ टिम और उसकी पत्नी बचते हैं जो उदासी से एक जगह बैठे होते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। टिम की पत्नी कहती है कि वह बहुत दुखी थी जब उसका बच्चा चला गया था। उस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी लेकिन तुम मुझसे दूर थे। वह कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर दोनों तय करते हैं कि वे कोई रास्ता निकालेंगे। वे ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि
बटन दबाने पर अलग अलग फ्लैश अलग क्रम में सक्रिय होते हैं, जैसे कभी 6, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 या 2। वे वीडियो देखते हैं कि यूरी का दोस्त कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है। वे नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरी जो जिंदा होता है अचानक टिम पर हमला करता है। फिर वह टिम की पत्नी के पीछे जाने लगता है, जो बेसमेंट में गिर जाती है। अब टिम उसे भी धक्का देता है और बेसमेंट में गिरा देता है। फिर वह खुद भी वहीं आता है। टिम और उसकी पत्नी भागने लगते हैं। यूरी भी उनके पीछे आता है। अंदर आकर वे दरवाजा बंद कर देते हैं और यूरी बाहर रह जाता है, लेकिन वह अब भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टिम अपनी पत्नी को फोन देते हुए कहता है, दरवाजा खोलो। टिम की पत्नी कोड डालकर दरवाजा अनलॉक करती है, लेकिन यूरी जो अब अंदर आ चुका था वह टिम पर हमला करता है और दोनों एक दूसरे का गला दबाने लगते हैं। यूरी टिम को नीचे गिरा देता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यहाँ से अकेले निकल जाओ। अब टिम की पत्नी पीछे से यूरी पर हथौड़े से हमला करती है, इससे पहले कि वह टिम पर हमला करता, और यूरी मर जाता है। अब दोनों उस सुरंग से आगे बढ़ते हैं जिससे वे बाहर निकलते हैं। वे देखते हैं कि ईंट की दीवारों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उन्हें अपनी कार दिखती है जिसमें वे बैठकर पेरिस की ओर निकल जाते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है।